अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ हम इस बड़ी खबर से करेंगे कि आज एक तो वीक का आगाज़ है, मंडे का दिन है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज की गुड न्यूज़ दो हमारे पास मौजूद हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ स्टॉक की बात करें तो स्टॉक सबसे पहले हायर साइड पे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स न्यू हाई है, वो मैं डिटेल में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट रेट के हवाले से बताना ज़रूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट 16 दिसंबर को थी, सब इंतजार कर रहे थे, सब वेट कर रहे थे, और एज एक्सपेक्टेशन 200 बिप्स की कमी की गई, कट ऑफ किया गया, और साथ साथ हम देख रहे हैं 15% से इंटरेस्ट रेट पहुंच गया है 13% पे, यानी कि अब उधार भी सस्ता होगा, साथ साथ कारोबार भी करने में मदद होगी, कंज्यूमर फाइनेंसिंग को भी फरोग मिलेगा। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको बड़ा वेलकम किया है। इकोनॉमिक एक टर्मोइल था उससे निकल के अब फाइनली हम इकोनॉमिक फैसिलिटेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे बिजनेसेस जो है वो उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद होगा कि वो आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, अगर हम एफडीआई के हवाले से बात करें यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, और अगर हम लोकल्स की बात करें तो उनके लिए भी अब इन्वेस्टमेंट करना, अपने न्यू बिजनेसेस को स्टार्ट करना, और काइबर के स्प्रेड के साथ अब जो एक उधार लेना है वो बड़ा सस्ता हो जाएगा। और इस चीज़ का जो है वो कब से इंतजार कर रहे थे, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी अवेटेड हम कह सकते हैं कि थिंग थी। और आज के दिन जब ये खबर मिली, ऑल्दो डिमांड 500 बिप्स की थी, उसके ऊपर भी मजीद डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्यों हो जाना चाहिए था, और उसके होने से क्या होता। लेकिन अभी हमारे पास जो 200 बिप्स की कमी की गई है उससे भी बहुत फायदे हुए हैं, और उससे भी आप देखेंगे कि बिजनेसेस को कितना फरोग मिलेगा। हम कह सकते हैं कि न्यू ईयर आने से पहले जो एक ईयर एंड की जो एक खुशखबरी होती है, वो खुशखबरी फाइनली ये है कि 200 बिप्स की कमी हुई और फाइनली हमारे लिए एक अच्छी चीजें सामने आई। स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, सबसे पहले हम इंडेक्स देखते चलते हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। आज की 100 इंडेक्स अपडेट्स क्या रही, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास 100 इंडेक्स मौजूद है। ओपन हुई मार्केट 1,14,301.8 के लेवल पर, जो कि फ्राइडे का क्लोजर था। साथ साथ हायर साइड पे मार्केट गई 1,16,681.59। आप देख सकते हैं 1,16,000 पे हायर साइड पे इंडेक्स फाइनली पहुंच चुका है। लोअर वाज 1,15,345.99। मोर और लेस आप ओपनिंग साइड पे ही उसको कह सकते हैं कि 1000 पॉइंट्स अप, और फिर फाइनली क्लोजर रहा 1,16,169.41, यानी कि एक अगेन माइलस्टोन आज के दिन, यानी कि 1867.61 का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया। आज के दिन हम कह सकते हैं फाइनली मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में ये जो दिन दिखाई दे रहे हैं ये वाकई सुनहरी हुर्फों से लिखे जाएंगे, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी और इतनी आगे और इतनी पॉजिटिव दिखाई दे रही है कि इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहेंगे। दो बड़ी खबरें हैं, एक तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है अफरोज मर्चेंट साहब ने, आप बिजनेसमैन भी हैं और कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब, उनको भी वेलकम करते हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं अहमद चनॉय साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद चनॉय साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। मैं अफरोज मर्चेंट साहब से सबसे पहले पूछना चाहूँगी। अफरोज साहब, स्टॉक मार्केट के ये दिन जहाँ मार्केट लाखों के पॉइंट्स को अचीव करने के बाद भी मजीद हायर साइड पे जा रही है, और आज के दिन हम कह सकते हैं कि वीक का आगाज एक एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, साथ साथ पॉलिसी अनाउंसमेंट भी थी, तो क्या लग रहे हैं आपको सेंटिमेंट्स, और पूरे वीक या जो अब हम कह सकते हैं इस पूरे ईयर एंड की बात करें तो हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कार्ड्स मौजूद हैं। देखिए, मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमें मार्केट को जब 3 साल पहले 21 में जब हमारी मार्केट जब इंडेक्स 27,000 पे आ गया था, जब कोविड की क्राइसिस थी, उसके बाद कुछ और क्राइसिस आई, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी थी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफ़ी थी, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। लेकिन आई थिंक पिछले लास्ट 2 इयर्स में हमारी इकोनॉमी ने टर्न अराउंड किया है, और हमें कंपेयर करना चाहिए। देखिए, मई 2017 में मार्केट 53,000 पॉइंट्स पे थी, और 53,000 पॉइंट्स पे जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स था वो 12 पे था। आज हमारी मार्केट डबल हुई है, उससे हमें कंपेयर करना चाहिए। लेकिन प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स आज भी हमारा 5 और 6 के दरमियान है।
यानी अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इंडेक्स हमारा डबल हुआ है 7 साल के पीरियड में, लेकिन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स, बहुत सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी डबल बल्कि ट्रिपल भी हुई है। तो अभी भी गुंजाइश नज़र आ रही है। ये तीसरी रैली है अगर पिछले 30-35 साल से देखें, जब से मैं समझता हूँ CDC वॉज गेम चेंजर, जब इलेक्ट्रॉनिक जब शेयर्स गए सम टाइम इन 1997, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हमारी शुरू हुई, और इस वजह से ये अब देखें वॉल्यूम्स भी अब इतने ज़्यादा हो रहे हैं। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 10,000 एवरी मंथ इंक्रीज हो रहे हैं। अभी टोटल कितने नंबर्स ऑफ अभी इन्वेस्टर्स 4 लाख से ज़्यादा नेट इन्वेस्टर्स है, और बहुत तेज़ी से ये देखें इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है, या जो एक तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी काफ़ी कम हो रही है। पॉलिसी रेट आज आपने देखा 200 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं। तो इत्तेफाक से इट हैज़ बिकम, यानी बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं। अब हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी तेज़ी से इन्फ्लेशन कम होगा। बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन कम हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट कम हुआ। तो मैं समझता हूँ ये कि अभी भी बहुत गुंजाइश है, बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन इसमें ये इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि देखें जब ये रैली होती है तो बहुत सारे जिसको हम नॉन इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स कहते हैं, जिसके अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं होती है या उसके डिविडेंड पे आउट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो अच्छे वैल्यू स्टॉक्स है स्टॉक्स की भी टिप्स मैं लूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर खालिद से पूछते चलूं। खालिद वलीद साहब, ये बताइए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितना मैटर करती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हमारे पास जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स आए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी इनिशिएटिव्स ये तमाम चीजें, ये तमाम रिजल्ट्स हम इसीलिए देख रहे हैं। तो आपको भी यही लगता है कि दीज आर थिंग्स बिकॉज ऑफ पॉलिसीज, ये जो गवर्नमेंट की टाइमली डिसीजंस थे उन्हीं के नताइज हैं जो अब हम देख रहे हैं? देखिए, जो भी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है उसके लिए ना मैं हमेशा कहता हूँ 3C जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं: कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। और ये तीनों चीज़ें प्रीवियस गवर्नमेंट में भी C फॉर कैपिटल एज वेल, और फिर C फॉर कॉस्ट एज वेल। बट ये तीनों, चारों, पांचों चीज़ें जो हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, वो स्टेबल रही हैं, नीचे आ रही हैं, और इनका जो आपस का तालमेल है वो बड़ा अच्छा है, जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें ये देखना है कि ये जो मार्केट इंडिकेटर्स हैं, मार्केट बेस्ड इंडिकेटर्स, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कैसे ट्रांसलेट हो सकते हैं, और इकोनॉमी कैसे इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगी। और तीसरी चीज़ देखने वाली ये है कि ये जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये ट्रिकल डाउन होकर माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। अगर ये लैग जो है ये कम से कम होता गया तो पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इकोनॉमी का, वो बूस्ट अप होता रहेगा। और जो चौथी चीज़ देखनी है वो अभी ये जो रैली है हमारी स्टॉक मार्केट की, हमने इसको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है और कंपनीज़ को कैसे स्टॉक मार्केट में लेके आना है, ताकि जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बरकरार रहे और डाइवर्सिफिकेशन भी होती रहे, जिससे आप डिफरेंट मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फाइनेंसिंग इकट्ठी करते हैं और ये कंपनीज़ जो हैं वो एक प्रोडक्टिव वे में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी लेके आनी होगी। और आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जितनी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं इनको अपने शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए अब इनोवेटिव मेथडोलॉजीज़ का सहारा लेना होगा, अपने आप को इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना होगा। जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है कि वो अपने स्टॉक की प्राइसेस जो हैं वो बजाय इसके कि क्वांटिटेटिव बेसिस पे बढ़ा रहे हो, वो क्वालिटेटिव बेसिस पे भी बढ़ा रहे होते हैं। तो उन्हीं फाइनेंसेस को यूज़ करते हुए ये लोग अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की, आपका जो क्वेश्चन था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही कॉन्फिडेंस देती हैं, कोऑर्डिनेशन देती हैं और क्रेडिबिलिटी देती हैं। लेकिन एक C जो बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट में, वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ है। अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो मैं C's पे रिसर्च करने वाली हूँ, बहुत सारे अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म होराइजन में ट्रांसलेट होती हैं। लेकिन अगर हम वही बूम एंड बस्ट साइकिल्स देखते हैं जो कि अभी नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हमें इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ को लेके जाना होगा। और अगेन जो इकोनॉमिक रूल है उसको फोकियत देनी चाहिए पॉलिटिकल डिस्क्रेशन पे, जो कि दी जा रही है, और इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। शायद वो IMF प्रोग्राम की वजह से भी है, लेकिन अगेन अगर आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो मार्केट भी रिस्पॉन्ड करती है, और जब मार्केट रिस्पॉन्ड करती है तो वो अगेन कोऑर्डिनेशन, क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट में रहता है।
एग्जैक्टली और आपने कहा आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से है, लेकिन ये तमाम हम कह सकते हैं कि जितनी भी इकॉनमी के नंबर्स आ रहे हैं या तमाम जो इकॉनमी के हम एक इवेंट्स देख रहे हैं, हैपनिंग इवेंट्स देख रहे हैं जिसमें वाकई एक सेलिब्रेशन का मोड है, तो वो तमाम चीज़ों का एक सहरा, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, इनके सर भी जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी जाता है, गवर्नमेंट के टाइमली इनिशिएटिव्स को भी जाता है, फाइनेंस एंड रेवेन्यू जो एक टीम है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उनको भी जाता है, और तमाम हमारे लोगों को जाता है जो टैक्स भी फाइल करते हैं और टैक्स भी देते हैं। मैं अफरोज साहब आपसे टिप्स पूछना चाहूँगी कि स्टॉक्स के हवाले से वो इन्वेस्टर्स जो न्यू हैं और जो आना चाहते हैं, जो इन नंबर्स से काफ़ी इंप्रेस हो रहे हैं कि वो वाओ स्टॉक मार्केट तो लाख को टच कर गई है, लाख से भी आगे जा रही है, 1.5 लाख जो है वो अब सपोर्ट लेवल है, उनको क्या एडवाइस करेंगे? और वो लोग जो ऑलरेडी हैं और वो मार्केट में थोड़ा सा जिटरी हो रहे हैं, उनके हवाले से। देखें, वॉरेन बुफे जो दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर रहा है, वो कहता है कि हर स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं और नॉन फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं। दूसरी तरीके से वो कहता है इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं और नॉन इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं उसके फंडामेंटल्स होते हैं, यानी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो फंडामेंटल्स देखना है उसको कि कंपनी के स्पॉन्सर्स कौन है, इनके फाउंडर्स कौन है, उनकी क्या फिलॉसफी है, कंपनी की अर्निंग्स पिछले 5 साल अर्निंग्स क्या रही है, कंपनी ने पिछले 5 साल में पे आउट्स कितने दिए, ये सारे फंडामेंटल्स है। नॉन फंडामेंटल्स में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती है। इसलिए जैसा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन्वेस्टर को उसको स्टॉक ब्रोकर से पूछना चाहिए, भाई मुझे 5 साल की इसकी अर्निंग्स हिस्ट्री बताओ, मुझे पिछले 5 साल की इसकी डिविडेंड हिस्ट्री बताओ, मुझे इनके स्पॉन्सर्स बताओ कौन है। ये सारी चीज़ें देखते हुए जहाँ प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स के अभी भी बहुत कम है, वहाँ इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर जहाँ प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स 10 से ऊपर हो गए, वो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें कि जहाँ ये नहीं कि एक रैली लगी है तो हम उस पर करें, लेकिन देखना है कि भाई वाकई उसकी प्राइस के पोटेंशियल है और बढ़ने के, वहां पर वो इन्वेस्ट करें। अफरोज साहब, बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितने पैसों से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाए और क्या सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी कि आप मंथली कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स की अवेयरनेस के लिए बता दें कि स्टॉक मार्केट में जब वो आए, एंट्री लें, तो वो क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, हमारी मार्केट में भी। एक तो ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सोचते हैं, हर महीने उनकी जो सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में, रेगुलरली अमाउंट कुछ भी हो, 5,000 10,000 कुछ भी हो, यानी अमाउंट पे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक जो साल में 2 से 4 मरतबा हर मरतबा डिविडेंड्स देते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। हम हमेशा कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल होना चाहिए। 80% आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और 20% आप ठीक है ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ आप ये अपना पैसा लगाएंगे कि मैं कल उसको गेन करके निकलूं, तो मैं समझता हूं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका एक पोर्टफोलियो नहीं बन सकता है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ आपको उसको इंक्रीज करना चाहिए एवरी मंथ, जैसे सेविंग्स हो रही है, जैसा आप बता रहे हैं। राइट, सही फरमाया आपने। मैं खालिद वलीद साहब आपसे भी पूछूंगी, लेकिन मैं अहमद चुनाय साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। अहमद चुनाय साहब, स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में ये दिन सिर्फ ख्वाब की मानंद थे जो आज हम देख रहे हैं, खासकर जब 1 लाख का जो एक सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन हमने अचीव किया, ये साइकोलॉजिकल बैरियर अचीव किया, और उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ रहे हैं। कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं आप और लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नाउ ऑन फुल स्विंग, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो होगी उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ख्वाबों की भी ताबीर होती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज के ख्वाबों की ताबीर अगर हो रही है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और पॉजिटिव स्टेप है। पॉजिटिव स्टेप्स ना सिर्फ लोगों के लिए है जिनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बल्कि इस मुल्क की इकनॉमी पे भी इसके बड़े दूरदर्श नताइज जो हैं वो मैं समझता हूँ आ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं जिनके पास ये था कि पाकिस्तान एक डेड कंट्री है, वो अब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब जिंदा हो गया है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, चाहे वो सिक्योरिटी मार्केट्स में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हो। ये
वो इफेक्ट है कि जो दोनों तरफ आता है। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा है। और गोइंग फॉरवर्ड देखिए मार्केट बहुत अच्छी है। आपको अफरोज साहब ने बताया कि जी पी रेशो कल क्या था और आज क्या है, और मार्केट की डायनेमिक्स बताई। मैं समझता हूँ कि इन तमाम मार्केट की डायनेमिक्स के बाद मार्केट जो है वो पॉजिटिव है और इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को बड़ा कॉशियस होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को हर किसी शेयर के अंदर आंख बंद करके जो है वो कूदना नहीं चाहिए। आप एक जूता खरीदने भी जाते हैं तो 10 दुकानों को पूछते हैं, 10 जगह पे उसका प्राइस लेते हैं और उसके बाद जो पसंद राइट। आता है उसको खरीदते हैं उसकी यूटिलिटी को देखते हुए। तो यहाँ भी स्टॉक्स भी जो है वो बगैर यूटिलिटी को देखे हुए, बगैर उसके अकाउंट्स को देखे हुए, बगैर उसकी फाइनेंशियल प्रोडिक्शन को, उसके स्टेटमेंट्स को, उसकी स्टेबिलिटी को देखे हुए नहीं करना चाहिए। आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये मार्केट अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स में करें कि जिन स्क्रिप्ट्स की एक्चुअल हैसियत है। जो कंपनीज बंद पड़ी हुई हैं और उनमें लोग ट्रेडिंग करते हैं और उसका शेयर कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके वो मैसेकेयर तो है। तो हमें उन मैसेकेयर से बचना चाहिए। हमें अच्छी तरह देखभाल कर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डालना चाहिए कि कल सुबह खुदा न खास्ता हमें मायूसी ना हो और हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे इकोनॉमी को भी जो है वो तो सही है सपोर्ट जो कर रहे आपने हैं। कहा कि जो शेयर्स बंद जो जिनकी ट्रेडिंग हो रही होती है और जिनकी कंपनीज नहीं होती, तो ऐसी सीपी उस पर कोई रेगुलेशन करती है क्या? देखिए मैं तो समझता हूँ बिल्कुल करना चाहिए कि ये कंपनी बंद पड़ी हुई है, इसके शेयर्स क्यों मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये ओपन और फ्री मार्केट है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, तो इसका कोई कानून बनाया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है और उस पर जो है वो लोगों को कॉशियस वार्निंग भी दी जा सकती है। राइट। चलें जी, अहमद चुनाय साहब हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल गुफ्तगू जारी है। हम देखते चलते हैं एक रिपोर्ट आईपीपीस के हवाले से और इन विंटर पैकेज के हवाले से खासकर, फिर वापस आते हैं और इस टॉपिक को फर्दर डायसेक्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। मौजूदा हुकूमत की मौसर माशी पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता महीने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को मौसम सरमा में सस्ती बिजली देने के पैकेज का ऐलान किया। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली सहूलत पैकेज के जरिए बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी होगी और माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा बिजली सहूलत पैकेज के मुताबिक मौसम सरमा के 3 माह बिजली के इजाफे इस्तेमाल पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक नाफिज रहेगा, जिसका इत्तलाक घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन पर होगा। पावर डिवीजन के मुताबिक घरेलू सार्फिन को दिसंबर ta फरवरी के दौरान बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 30% या 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट और ज्यादा से ज्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 50% या 26 रुपये फी यूनिट की बचत होगी। इस तरह कमर्शियल सार्फिन को दिसंबर ta फरवरी के दौरान बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 34% या 13 रुपये 46 पैसे फी यूनिट और ज्यादा से ज्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 47% या 22 रुपये 71 पैसे फी यूनिट की बचत होगी। पावर डिवीजन के मुताबिक सनती सार्फिन को दिसंबर ta फरवरी के दौरान बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 18% या 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट और ज्यादा से ज्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 37% या 15 रुपये 5 पैसे फी यूनिट की बचत होगी। सहूलत पैकेज का इत्तलाक माली साल 2022 के मुकाबले में 20%, माली साल 2023 के मुकाबले में 30%, माली साल 2024 के मुकाबले में 50% इजाफी इस्तेमाल पर होगा। मुस्बत हुकूमती इक़दामात से हर शोबे में बेहतरी नजर आ रही है और आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जी, आपने रिपोर्ट देखी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट पावर प्लांट्स के हवाले से जो एक डिस्कशन है उसको करना भी ज़रूरी है और अब इस जो एक ये मामला है इसको टैकल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से जो एक इश्यूज़ थे या जो एक हम कह सकते हैं बर्डन था उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। काफ़ी अरसे से इसके बारे में बात नहीं हुई, तो आज इसके ऊपर हम डिटेल बात भी करेंगे और साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से ये एक अपना हम कह सकते हैं कंसर्न रेस किया गया था कि किस तरीके से इस कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़ाई जाए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने विंटर पैकेज का ऐलान किया। विंटर पैकेज में 26 के करीब या 20 रुपए के करीब जो है वो मोर और लेस इतने ही जो एक ओवरऑल हम कह सकते हैं देयर अबाउट जो अमाउंट है इसकी इस पे यूनिट पड़ेगा और विंटर पैकेज के तौर पे उन्होंने 3 माह के लिए ये पैकेज दिया और इस हवाले से जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी एक तो एक रिलीफ मिलेगा, साया ऑफ रिलीफ हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो अपनी प्रोडक्शन या अपनी हम कह सकते हैं कंज्यूमिंग में ज़्यादा जितना कंज्यूम करेंगे
उतना उसको उनको सस्ती बिजली फराम होगी। कंट्री के हवाले से भी ऑफ कोर्स पूरे मुल्क का भी सोचना ज़रूरी है, तो आम आवाम को भी इसका फ़ायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देखी और इसको हम कह सकते हैं कि सोचा कि नहीं अब विंटर पैकेज का ऐलान करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले गर्मियों में भी एक पैकेज का ऐलान किया गया था जिसमें 300 यूनिट से जो कम बिजली सारिफिन थे उनको भी रिलीफ फराम करने की कोशिशें की गई। तो इस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसका जो एक मुस्तकिल हल है उसको ढूंढना ज़रूरी है। और साथ साथ इस मुस्तकिल हल के लिए IPPs से बात की जा रही है। 14 IPPs से कटिंग कॉस्ट की बात हो चुकी है, उनसे जो एक सालाना 411 बिलियन रुपीस जो उनको दिए जाते थे वो बचेंगे, उससे फ़ायदा होगा। उसके ऊपर आज डिटेल बात करेंगे। मज़ीद 5 IPPs हैं, उनसे भी निगोसिएशन जारी है। तो एक्चुअली IPPs का क्या मामला है, मैं अफरोज़ मर्चेंट साहब से पूछना चाहूँगी। अफरोज़ साहब, OGDCL के भी हम कह सकते हैं एक डिस्कवरी हुई है फर्स्ट टाइम KPK में, और ये जो एक हम कह सकते हैं कंडेंसेट डिस्कवरी है, यानी कि ये इलाका है समान सुख एंड ये फॉर्मेशन हुई है प्रॉपर। क्या लगता है आपको हमारे मुल्क में जो डिस्कवरीज हो रही हैं, एक्सप्लोरेशन हो रही है, एक तो वो नाकाफ़ी है, हम फ्यूल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, फिर यहाँ पे IPPs में हमें कैपेसिटी पेमेंट की मद में देना पड़ता है, तो हमारे लिए ये जो बिजली यानी एनर्जी क्राइसिस कह लें या एनर्जी का जो बर्डन है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ पे और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आई तो इनका ये इनिशिएटिव था कि IPPs के हवाले से निगोसिएशन की जाए। तो IPPs के हवाले से जो निगोसिएशन हुई है वो कहाँ तक पहुँची है और उसके क्या नताइज होंगे? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने कैबिनेट में अबाउट 6 मंथ्स बैक इन्होंने मोहम्मद अली को लिया, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर तो ओवैस लगारी है, लेकिन ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन IPPs। मोहम्मद अली पहले भी इस पे काम कर चुके थे IPPs के साथ, और अभी तो फुल टाइम कैपेसिटी में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट में थे कुछ टाइम, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। और सबसे अच्छी बात है कि ये म्यूचुअली अग्रीड हुआ है IPPs के साथ। देखिए, IPPs के साथ ऑप्शन होता है उनके पास कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाए, लेकिन कोई भी IPP नहीं किया है। इट शोज़ कि बहुत ही एक अच्छे माहौल में इनसे बातचीत भी है। IPPs ने भी जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना उनको चाहिए था उनको मिल चुका है, तो अब मज़ीद गवर्नमेंट की गुंजाइश नहीं है कि इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले जो कि इनको मिलता रहे, और ना हमारे कंज्यूमर्स आम सिटीजन्स जो है हाई कॉस्ट ऑफ पावर देने की उनकी ताकत है। तो ये तो अच्छे खासे इन्होंने, आपने जैसा सही फरमाया, 14 IPP से मज़ीद हो रहा है, उससे पहले काफ़ी IPPs के साथ हुआ। तो हमारी तो मैं समझता हूँ कॉस्ट ऑफ एनर्जी और विंटर पैकेज ये नज़र आ रहा है कि हम क्योंकि अब हमारी गुंजाइश है कि हम चीपर कॉस्ट में हम इंडस्ट्री को दें और इंडस्ट्री उसको यूटिलाइज करें। तो आई एम श्योर कि बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ साथ ये कॉस्ट ऑफ पावर भी जब कम होगा तो हमारी इंडस्ट्री दोबारा एक्सपेंशन के मोड पे चली जाएगी। राइट, ऑफ कोर्स अगर हम सिपैक के हवाले से बात करें तो सिपैक में भी तकरीबन कुछ जो एक नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बात हो रही है, और 8000 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी और 886 किलोमीटर्स के जो हम कह सकते हैं रोड ट्रांसमिशन लाइंस होंगी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं डॉक्टर खालिद से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब, हमारे पास जो IPP से निगोसिएशन का मामला स्टार्ट हुआ वो इसी साल हम कह सकते हैं एक सीरियसली प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट हुआ। इंटरिम सेटअप में भी ऑल्दो इस चीज़ की बुनियाद रखी गई, लेकिन आपको पता है जब एक पॉलिटिकल फुल फ्लेज गवर्नमेंट होती है तो उसकी जुरिस्डिक्शन ज़्यादा होती है। तो क्या लगता है आपको IPPs के मामला, पहले तो ये तो था कि इसको हम बात ही नहीं कर सकते थे कि वो आर्बिट्रेशन का, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि वो इंटरनेशनली चले जाएंगे और आर्बिट्रेशन में मामला चला जाएगा। अब बिल्कुल म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से जब मामला हो रहे हैं तो इसका कितना फ़ायदा हो सकता है और आम सारिफिन को इसमें कितनी कमी आ सकती है बिजली के बिलों में? देखिए, एक चीज़ मैं बड़ी क्लियरली और बड़ा हर जगह पे कहता हूँ कि हमारा जो पावर सेक्टर है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट भी करनी होगी। कोई जादू का सोल्यूशन इसमें नहीं है कि एकदम से तो प्राइसेस किसी चीज़ में भी नहीं होता। लेकिन वो एकदम से जब हम पोर्ट्रे करते हैं तो फिर हमें लगता है कि एकदम से कोई चीज़ हो जाएगी। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा IPPs के साथ निगोशिएट करना, और IPPs के साथ निगोशिएट करना एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। किस तरह से कि खासकर आपके जो CPEC रिलेटेड पावर प्लांट्स हैं
उनको आप पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, इंपोर्टेड कोल इंपोर्ट नहीं हो रहा है, जब तक आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी तब तक आप जो है वो इनको पे बैक नहीं कर सकते। और इकोनॉमी के चलने के लिए ज़रूरी है कि आप कंपेटिटिव रेट पे इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। तो अगर एक म्यूचुअल डिसीजन हो जाता है और आईपीपीज़ के साथ रीनिगोशिएट करते हैं तो इकोनॉमी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप उनको पे बैक कर सकें। इसके साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आपको ये जो आप कैपेसिटी ट्रैप में अटके हुए हैं, इस कैपेसिटी ट्रैप को हल करने के लिए या तो आपको ग्रिड की डिमांड बढ़ानी है जो कि तेज़ी से नीचे आ रही है सोलर रूफटॉप की वजह से जी। और बिजली महंगी होने की वजह से, और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है किसी तरीके से अपने इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को कन्वर्ट करना है ऑन इंडिजिनस फ्यूल, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स पे। उसके लिए वो हो ग्लोबली भी रहे हैं सोलर पैनल्स के हवाले हाँ, से वो उसके लिए plants। ग्लोबली इनिशिएटिव्स मौजूद हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है जिसमें G7 कंट्रीज़ आपको फाइनेंस करते हैं। साउथ अफ्रीका को, इंडोनेशिया को ये फाइनेंसिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक इनिशिएटिव है एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म, वो करते ही है कि वो फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट को गवर्नमेंट को कर्जा देके वो ख़रीद लेते हैं, आप उनको अर्ली रिटायर कर देते हैं। पाकिस्तान के केस में इनका केस इस तरह से बनता है कि ये अंडर यूटिलाइज्ड हैं ये वाले पावर प्लांट्स। अच्छा। आप इनको जो है वो अर्ली रिटायर कर सकते हैं। इससे होगा ये कि पाकिस्तान क्लाइमेट गवर्नेंस में भी उभर के सामने आ रहा होगा और पाकिस्तान का ये जो कैपेसिटी ट्रैप है ये भी ख़त्म हो रहा होगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर हम कह सकते हैं टीम इसके लिए मैनेज की इसके लिए बनाई हुई है जो जानते हैं। तीसरी चीज़ हमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे देखना है कि किस तरह से सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैसे लाई जा सकती है। उसके लिए मे बी प्राइवेटाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की थोड़ी सी सर्विस एरिया कम करके वहाँ पे कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स जो हैं वो लाए जा सकते हैं। ये होलिस्टिक जब तक नहीं होगा, जो तीनों सेक्टर्स हैं पावर सेक्टर के, ट्रांसमिशन, आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और इनकी गवर्नेंस, जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक आप सिर्फ आईपीपी से निगोशिएट करके इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगेन ये जो टास्क फोर्स बनी है अपने टीओआरस पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़े से जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं उनको भी साथ में लेके चलना होगा ताकि हम एक होलिस्टिक प्लानिंग के साथ चल सकें। राइट। अहमद चुनाई साहब से पूछना चाहूंगी मैं। अहमद चुनाई साहब, आईपीपीस के हवाले से बात कर रहे हैं, विंटर पैकेज से इंडस्ट्रीज को कितना फायदा होगा, और खासकर जब हम बात करें कि अब तो नए बिजनेसेस भी लग सकते हैं हमारे पास, कार्बन रेट भी जो है वो कम हो जाएगा, तो अब ऑटोमेटिकली जो एक रिवाइवल की बात कर रहे थे हम या फिर एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे वो कितना ज्यादा आएगा। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि सिपैक को जो एक हम कह सकते हैं कि फेज 2 को तेज करना, इसके अंदर कुछ चीजें इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से बात करना, या फिर आईटी सेक्टर में हम देखते हैं कि रेमिटेंसेस मंगवाने के बैक टू बैक इनिशिएटिव्स देखे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, खासकर वो जो अपने रिवायती बिजनेसेस हैं उनके, उसके ऊपर कैसे काम कर रही है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त फौरी तौर पर जो ये एक मैं समझता हूँ पॉजिटिव स्टेप आया है, मेरे नज़दीक अभी भी वो डिज़ायरेबल नहीं है। जहाँ हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% पे आ रहा है, 4.9, और दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि शायद 4.5 4.25 पे चला जाए। वहाँ मैं समझता हूँ कि 2 या 3% इससे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए था, 7-8 हो जाता। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी, और हमने गवर्नमेंट को मुतहद बार ये भी कहा कि इसको अहमद 15 चुनाई साहब, फिर तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर वो हो जाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड तो 500 बिप्स की थी। 5% नीचे हो जाता तो इकोनॉमी जो है वो दौड़ने लग जाती। अब भी चले 2% कम किया है तो उसमें भी एक पॉजिटिव स्टेप जरूर है। बिजनेस कम्युनिटी उसको भी वेलकम करती है, और हम ये समझते हैं कि इससे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज खुल जाएंगी, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ज्यादा आएंगी, हमारी जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। अब लोग जो है वो सॉलिड इंटरेस्ट रेट की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि बिजनेस की तरफ जाएंगे, और जब बिजनेस की तरफ जाएंगे तो जाहिर है जीडीपी की इंप्रूवमेंट भी है, इंडस्ट्रीज की इंप्रूवमेंट भी है, और बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में जब मीशत का पहिया चलने लगेगा तो जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और साथ साथ इकोनॉमी बूम करने लग जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जब ये दोबारा मीटिंग्स वगैरह होती हैं, चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, और इसका इंटरेस्ट रेट और दोबारा कम आता है, तो बाय एंड ऑफ जून हम ये समझते हैं कि जीडीपी जो है वो बहुत इंप्रूव कर जाएगा, और तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो अभी हॉल्ट पे थी उनका एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो चलना शुरू हो जाएंगी। आईपीपीस पे आप बात कर रहे थे, मैं 2 मिनट उसकी भी बात करना चाहूंगा। देखिए, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि इन आईपीपीस के साथ इंडिविजुअली जो है वो बातचीत हो रही है,
और एक एक को जो है उसके मेरिट पे लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, और जो सही आईपीपीज है वो अपनी जगह पे बिल्कुल चले, लेकिन जिन्होंने नाजायज फायदा उठाया है, इस मुल्क की कमर तोड़ी है, उनके खिलाफ जो है जो भी एक्शन ले रहे हैं, उनसे नए एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, हम उसको फुली सपोर्ट करते हैं। राइट, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के जो एक मेहनत है दिखाई दे रही है कि कितने ज़्यादा वो एक तगोदो में लगी है। और एम्प्लॉयमेंट की बात की आपने, तो इस सिपैक के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। 2,85,000 जो एक हम कह सकते हैं जॉब्स क्रिएट होंगी जब ये फेज़ 2 कंप्लीट होगा, और इससे यकीनन हमारी जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो फ़रोग उसको मिलेगा। मैं कमोडिटीज़ के हवाले से अपडेट्स देना चाहती हूँ आपको। हमारे स्क्रीन पे आप देखेंगे कमोडिटी अपडेट्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास आज मौजूद हैं गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,75,863 रुपीज़, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,36,759 रुपीज़। ये लोकल मार्केट के रेट हैं जो आपको आज दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर हाउस 2,648.93 डॉलर। इंटरनेशनली भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा कट ऑफ दिखाई दे रहा है। गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे हैं। ऑयल WTI पर बैरल 70.58 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 73.9 डॉलर। अच्छा, यहाँ पे ऑयल की ही बात हो रही है, थोड़ा सा एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दिया है, लेकिन अब हम देखेंगे इस वीक के आगाज से ही थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड शो करेगा, क्योंकि रेट कट ऑफ फेड के भी होने वाले हैं। तो यकीनन जब इंटरनेशनली रेट कट हो रहा है तो हमारे मुल्क में भी होना ये एक यकीनन ये कंपलसरी ही था। तो अच्छी बात है कि इकोनॉमी इससे बूस्ट मिलेगी। साथ साथ लोकल मार्केट के हवाले से बताते चले आपको कि हाई स्पीड डीजल के प्राइस के अंदर 3 रुपए की कमी की गई है, जबकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस है यानी पेट्रोल है वो सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि 252 पर लीटर एंड 52.1 समथिंग। सो ये ही रेगुलर जो है वो रेट है। करेंसी के भी हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अफरोज मटन साहब से पूछते चलूँ। अफरोज साहब, एक तरफ हम इंटरनेशनली रेट कट का भी एक देख रहे हैं कि ये समा है, फिर पाकिस्तान में भी इसको कंटिन्यू किया। जो इंटरनेशनली रिवाइवल की बातें हो रही हैं या एक इंटरनेशनल बिजनेसेस के फ़रोग की बात हो रही है, तो क्या हमारा मुल्क कितना ज़्यादा उससे बेनिफिशरी हो सकता है? खासकर हम देख रहे हैं कि चाइना से भी इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर होगा पाकिस्तान, उसके लिए भी MOUs हो रहे हैं। इनफैक्ट हमने 2 दिन पहले देखा, सिंध में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ। कितनी ही जो एक सेक्टर्स हैं उनके अंदर MOUs साइन हुए, और उसमें जो है वो एक हम कह सकते हैं JVs होने जा रहे हैं। देखिए, अब जो चेंजिंग इकोनॉमिक नंबर्स आप देखें, सिर्फ मुख्तलिफ बड़ी बड़ी चीज़ें आप देखें कि हमारा $3 बिलियन रिजर्व्स था जून पिछले साल 18 महीने पहले, 3 बिलियन से 12 बिलियन पे आ गया। 3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर बहुत ही रीजनेबल माना जाता है। हमारा इन्फ्लेशन 4.9% पे आ गया, 38% था मई लास्ट ईयर में। तो ये अब दुनिया भर के लिए कितना मुश्किल वक्त था, कितनी मुश्किल से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान हैज बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव कंट्री, कि जहाँ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, आई टोटली एग्री विद अहमद चुनॉय साहब कि मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आप उसमें पढ़ें स्टेटमेंट में, वो हमेशा ये लिखते रहे कि हम चाह रहे 2 से 3% रियल इंटरेस्ट रेट हो। रियल इंटरेस्ट रेट हमारा इन्फ्लेशन 4.9% है, हमारा पॉलिसी रेट 15% है, ऑलमोस्ट 10%, अब 8% हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। मैं समझता हूँ कि अब जनवरी के एंड में या फरवरी में जब नेक्स्ट पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है तो 300 बेसिस पॉइंट कर लेना चाहिए, उनको 10% पे ले आना चाहिए। सिंगल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा जून में। हमारे पूरे रीजन में आप देखें ये सिंगल इंटरेस्ट रेट है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम है, सिंगल इंटरेस्ट रेट है, ये 2 मोटी मोटी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों पे हम बहुत ही तेज़ी से हम कामयाबी हमें हासिल हो रही है। डॉक्टर साहब, खालिद वलीद साहब, ये बताइए कि जो इंटरेस्ट रेट की जो इन्होंने एक साइकिल को बयान किया कि वाकई इन्फ्लेशन का इतनी जल्दी कम होना और हमारे लिए रीजन में इतना ल्यूक्रेटिव होना हमारी मार्केट का, ये बहुत एक है, हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसके लिए हमने वाकई बहुत मुश्किलात और बहुत ज़्यादा मसलहत सही हैं। तो अब आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट जब सिंगल डिजिट में आ जाएगा, सिंगल नहीं तो 10 पे तो आ ही जाएगा, डबल ही रहेगा, बट मोर और लेस आपको क्या लगता है यहाँ पर जो हमारी बिजनेसेस की कंडीशन है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब वो एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करती है तो उस वक्त ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा चाहते नहीं है कि ये मैसअप हो जाए, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक कॉशियस स्टैंस पे करते हैं। तो ये प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को भी कि ये क्यों ज़रूरी है
और क्या वाकई हो जाना चाहिए था 500 बिप्स? देखिए एकदम इतना स्टीप जो है वो डिक्लाइन लाना वो तो शायद स्टेट बैंक की पॉलिसी में भी शायद नहीं है, वो थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहते हैं। जब अग्रेसिवली क्योंकि हम 500 बिप्स हम कम कर सकते हैं तो कम कर रहे हैं क्योंकि उसको एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, और दूसरा ये कि दुनिया में भी जो आपके पॉलिसी रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन वो चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बाकी इंडिकेटर्स के साथ भी, तो उसको भी थोड़ा सा देख के चलना होता है। और अगेन आपका जो यूएसए है वहाँ पे भी एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो है वो ओवल ऑफिस में आ रहा होगा, तो उसकी वजह से भी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, वो भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं, उसमें काम कर रहे होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा मद्देनज़र रख के कि आगे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ये हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए कि बिज़नेस सेक्टर को जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो नीचे आ रही है, उसको जो है वो और फ़रोग दिया जाए ताकि और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मुल्क में आ सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने थोड़ा सा हाई ग्रोथ जो है वो अचीव किया है, साथ में हमें वो डेफिसिट्स का भी सामना करना पड़ा है, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है, तो अब हमें थोड़ा सा प्रोडक्टिव इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी से थोड़ा सा हट के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ आना होगा। उसके लिए ये जो इंडिकेटर्स का नीचे आना है ये एक बड़ा फायदेमंद हो सकता है, बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, मैं अभी करेंसी अपडेट्स दिखाना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को कि क्या हमारे पास करेंसी अपडेट्स आज के मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सबसे पहले हम देखेंगे करेंसी में यूरो की बाइंग। लेट्स हैव अ लुक। यूरो बाइंग रही 292.06, सेलिंग वाज 292.58। यूके पाउंड बाइंग रही 350.93, सेलिंग वाज 351.57। यूएस डॉलर बाइंग रही 278 रुपीस, सेलिंग वाज 278.5। चाइनीज युआन बाइंग रही 38.28, सेलिंग वाज 38.35। आज के आपने ये करेंसी अपडेट्स देखे। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी जो है वो हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद हैं जी। 73.94 पे सऊदी रियाल की बाइंग रही, जबकि सेलिंग वाज 74.07। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 721.82, सेलिंग वाज 723.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 902.53, सेलिंग वाज 904.16। ये थे करेंसी अपडेट्स आपके सामने। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ कि आईटी के हवाले से गवर्नमेंट काफ़ी कीन दिखाई दे रही है, और आईटी की जो एक्सपोर्ट $3.2 बिलियन है, अब ये चाहते हैं कि इसकी जो पेमेंट सिस्टम है रेमिट करने के लिए, यानी कि रेमिटेंसेज लाने के लिए, वो भी आसान किया जाए पेपाल के ताउन से, और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ।